हेलो, वेलकम टू आर के केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो फर्स्ट ईयर से लेकर के बीएससी तक के स्टूडेंटों के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस जो है न्यूक्लियस से जो इफेक्टिव डिस्टेंस होता है, जहाँ तक आयनिक बॉन्ड का प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उस डिस्टेंस को कहा जाता है आयनिक रेडियस। इसका ये होता है द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस up to in which it has influence of ionic bond is called ionic radius। ठीक है, यानी आयनिक रेडियस का मतलब क्या है कि जो इफेक्टिव डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से, जहां तक आयनिक बॉन्ड का प्रभाव रहता है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं आयनिक रेडियस। ठीक है, अब इसमें जो आयन होते हैं, या तो पॉजिटिव आयन होंगे या तो नेगेटिव आयन होंगे। तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनका साइज जो है हमेशा कम होता है, लेस होता है, लेस देन करस्पॉन्डिंग एटम। यानी जिस एटम से वो बनते हैं, जो उनके करस्पॉन्डिंग एटम होते हैं, उससे जो पॉजिटिव चार्ज बनता है उसकी साइज हमेशा कम होती है। ठीक है, ये इसलिए होता है ड्यू टू, फर्स्ट है रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एटम से जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, यानी इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो 2, 8 और एक जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका Na+ बन गया, यानी सोडियम से ये आपका सोडियम है और ये क्या हो गया आपका Na+ हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट इसका कारण ये है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। दूसरा है कि जो एटम होते हैं, एटम में जो चार्ज होता है, इन एटम चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। यानी जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है और जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं वो एटम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, बट जब आपके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उसमें क्या होगा, इन पॉजिटिव आयन में जो होगा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस का बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये होता है कि जो नेट अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिससे ये होगा कि न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनसे उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपके मोर टाइटली जो है न्यूक्लियस से बंध जाएंगे, जिससे क्या होगी, साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है कि आपका मैग्नीशियम है,
Mg+ है, Mg+2 है। अब इसमें पूछा जाता है कि सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज बताइए। तो मैग्नीशियम क्या है, ये न्यूट्रल आइटम है, तो यानी मैग्नीशियम आपका सबसे हाईएस्ट होगा। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो साइज होगा इससे छोटा होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो इसका साइज और छोटा होगा। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, मान लीजिए आपके Fe हैं, Fe+2 हैं और Fe+3 हैं। इसमें साइज का सीक्वेंस बताना है, तो Fe न्यूट्रल आइटम सबसे अधिक, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, इसका हो जाएगा, और फिर Fe+3। ठीक है। तो ये हो गया आपके पॉजिटिव आयन के केस में। इसी तरीके से निगेटिव आयन जो होते हैं, अगर यहाँ पर निगेटिव आयन होगा तो निगेटिव आयन का जो साइज होता है ये हमेशा ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग आइटम। उनके करस्पॉन्डिंग आइटम से जो उनकी साइज होती है वो ग्रेटर होती है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू इसके जो आपके कॉज हैं, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें मिलता है, जिससे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला इसका मतलब काज हो गया। दूसरा ये है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन आपके डिक्रीज हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह होगा कि न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतनी टाइटली के साथ में पुल अपनी तरफ नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके जेड इफेक्टिव का भी मान जो है इसमें घट जाएगा। तो जब घट जाएगा तो आपका आउटर सेल क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है। जिससे साइज जो है इसकी बढ़ जाएगी, है ना। अब इसका एग्जांपल, जैसे आपका ऑक्सीजन है, O है, O- है और फिर -2 है। अब इनका इंक्रीजिंग इन ऑर्डर बताना है, मतलब किसकी साइज इसमें सबसे अधिक होगी। तो O2- को 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसकी साइज सबसे अधिक होगी, फिर O- का, फिर O का। ठीक है। अब जैसे अगला एग्जांपल I- है, I है और I+ है। ठीक है। इसमें किसका होगा, तो सबसे अधिक साइज I- की होगी, फिर I का होगा और फिर I+ का होगा। ठीक है। I- नेगेटिव आयन है, ये न्यूट्रल है और ये आपका पॉजिटिव आयन है। ठीक। जैसे आपका F- और F में साइज किसकी बड़ी होगी, F- की साइज जो है बड़ी होगी F से। ठीक है। तो ये आपके निगेटिव आयन का आयनिक रेडियस हो गया और पॉजिटिव आयन के आयनिक रेडियस हो गए। अब जो अगला टॉपिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बराबर होती है। जैसे एग्जांपल है, जैसे आपके N3- नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O2- F- और आपके Na+, Mg+2, Al+3, Si+4। ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे, 7 है और 3 इसको गेन हुआ है, तो 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10,
इसमें भी 10, इसमें भी 10। अब इस केस में अगर आयनिक रेडियस आपको निकालना होगा तो इसमें E/Z का वैल्यू लेते हैं। तो E/Z अगर आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे इसमें 7/10 कैलकुलेट करेंगे, इसमें 8/10, तो आप देखेंगे कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब इसमें नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा E/Z का वैल्यू आएगा और सबसे कम सिलिकॉन का आएगा। तो यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जो रेडियस होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल 1/Z, यानी जिसका Z का वैल्यू कम होता है उसका जो रेडियस होता है वो ज्यादा होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? N3- का होगा, फिर O2- का होगा, फिर F- का, और सबसे कम किसका होगा? Si+4 का। ठीक है। अब जो आपके ऑर्बिटल होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है S, P, D और F, ये जो शिल्डिंग का जो ऑर्डर होता है, शिल्डिंग इफेक्ट का या स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो S ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होता है, फिर P का, फिर D का, फिर F का। ठीक है। तो ये D और F जो ऑर्बिटल है इनके शिल्डिंग इफेक्ट कम होते हैं, इसलिए जब इसमें इलेक्ट्रॉन चाहे गेन होते हैं चाहे आपके लॉस होते हैं, तो आपके शिल्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से उनके आयनिक रेडियस के ऊपर कोई ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो एलिमेंट आपका ZR है, HF है, इनका आयनिक रेडियस इसका 160 पिकोमीटर होता है, इसका 159 पिकोमीटर होता है। तो इनका जो साइज है लगभग बराबर है। ऐसा इसलिए होता है ये ड्यू टू लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। इनके बीच में जो लेंथेनाइड एलिमेंट होते हैं, तो लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन पाए जाने की वजह से जो है इनका आयनिक साइज जो है लगभग बराबर होता है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। आपके क्वेश्चन है इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस के फॉर्म में इन सबको बताना है। तो इसमें क्रोमियम, मैंगनीज और Fe ये सब क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक में अभी हमने बताया था कि जो शिल्डिंग इफेक्ट का सीक्वेंस होता है S, P, D और F, तो इसमें जो D ऑर्बिटल होता है उस पर शिल्डिंग इफेक्ट कम पड़ता है। तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं उनके साइज में कोई विशेष जो है अंतर नहीं आता है। तो इसका मतलब इनकी साइज क्या होगी? आपस में लगभग बराबर होगी। ठीक है। फिर आपका जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम है, इनका सीक्वेंस बताना है। तो ये सब एक ही पीरियड, इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो ये आपका 32 है, ये आपका 33 है, ये आपका 34 है। तो एक ही पीरियड में है। तो पीरियड में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनिक रेडियस आपका क्या होता है? घटता है। तो यानी जर्मेनियम का सबसे अधिक होगा, फिर आर्सेनिक का, फिर सिलेनियम का। ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये एक ही ग्रुप में है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? आयनिक रेडियस बढ़ता है। तो टाइटेनियम का जो है सबसे कम होगा क्योंकि टॉप पे है, और ZR और HF में हमने बताया था लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन होता है, तो जिसके वजह से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है। फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सब एक ही ग्रुप में है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक रेडियस बढ़ता है। तो पोटेशियम का सबसे अधिक होगा, K+ का, फिर सोडियम का होगा और फिर Li+ का होगा। ठीक है। ये आपके पोटेशियम कैल्शियम आर्गन है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, इसका 20 होता है और इसका जो है 18 होता है। ठीक है।
तो आर्गन का तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये इनर्ट गैस है। इसके बाद पोटेशियम एक ही पीरियड में है K+ और फिर आपका कैल्शियम, ठीक है। फिर इसमें मैग्नीशियम Mg+, Mg+2, तो सबसे अधिक किसका होगा, Mg का होगा साइज, फिर Mg+ का और फिर Mg+2 का। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में हमने बताया था जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी साइज ज्यादा होगी। तो इसका 8 एटॉमिक नंबर है, इसका 9, इसका 7 है और इसका 9 है। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, N3-, फिर O2-2 और फिर F-। इसमें क्या है, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज ज्यादा होगी। तो OK-2 फिर माइनस फिर O, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट आयनिक रेडियस Li+2 Be+3 He+, ईच कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। तो जब आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यानी Z* जो होगा इक्वल टू होता है Z - सिग्मा, Z* इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो रेडियस कैसे निकलेगा, Rn बराबर n² A0 अपान Z* होता है तो Z* के साथ हम क्या लिखेंगे, Z लिख देंगे। तो इसमें Li+2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s1, क्योंकि लिथियम में क्या होता है, लिथियम होता है 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो ये 1s1 हो गया, यानी ये आपका फर्स्ट। n का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर, और A का वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम, और Z लिथियम के लिए क्या होता है, 3 होता है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.1763 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से आपका Be+3, तो Be का कितना होता है, 4 एटॉमिक नंबर होता है, यानी ये 1s2 2s2, और Be+3 का क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1s1। तो इसका Rn, तो n² का मतलब 1 का स्क्वायर 0.529, और Z बेरिलियम का कितना होता है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.323 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से अगला है हीलियम He+, तो He+ का ही हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 1s1, Rn इसका आ जाएगा 1 का स्क्वायर 0.529 अपान 2, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसका आ जाएगा 0.2645 एंगस्ट्रॉम। आई होप आप लोगों को एटॉमिक रेडियस समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।